हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास के अंदर प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर ली थी। उसके सातों के सातों क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज पढ़ेंगे हम अपरिमेय जो संख्याएं हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ये चीज़ें मैंने बेसिक में पढ़ा दी है। आप वो जाके जो वीडियो है उसको देख सकते हो। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं वो होती है जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, और या हम अपरिमेय संख्याओं को अंडर रूट एसपी के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इनका पुनर्भ्रमण कैसे होता है, कैसे क्या करेंगे वो देखेंगे। उदाहरणों के अंदर जो है हमें दे रखे जैसे कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो उदाहरण दे रखा है वो है अंडर रूट 2 का। तो अंडर रूट 2 का देखते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 में देखते हैं क्या मामला बैठता है। ये प्रमेय है, लेकिन अभी प्रमेय अपने नई कोर्स के अंदर है नहीं। तो सबसे पहले उदाहरण हम 5 करेंगे यहाँ पर, उदाहरण नंबर 5, और उसके बाद में उदाहरण नंबर 6 है और 7 है। 3 उदाहरण हम यहाँ पर करेंगे, उसके बाद में हम प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। इस एक तो इस टाइप का आता है, अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 5 का, अंडर रूट 2 का, अंडर रूट 7 का, इस प्रकार से अंडर रूट 6 का या अंडर रूट 5 का आ जाए। ठीक है, तो ऐसे सारे सारे प्रश्न, एक ही तरीका है इनका। तो इसको समझते हैं कैसे करते हैं इसको। तो उदाहरण नंबर 5 सॉल्यूशन। हमें अंडर रूट 3 दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा लेकर चलेंगे, विपरीत मानेंगे इसको। इसमें बोला है कि अपरिमेय संख्या है, जबकि हम इसको मानेंगे कि जो अंडर रूट 3 है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, आपने इसको परिमेय संख्या मान ली। अब यदि परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे अर्थात हम इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे p बटा q बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो q है p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमें लिखना पड़ेगा जहाँ p व q पूर्णांक एवं सह अभाज्य है। सहभाज्य है, तथा साथ ही साथ q का जो मान है, q इज नॉट इक्वल 0, ये आपको दे रखा है। q इज नॉट इक्वल 0, q का मान क्या नहीं है, 0 भी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये 3 स्थिति हमने पढ़ी। पूर्णांक होना चाहिए, सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब इनके बीच में कोई भी अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं, इनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब देखिए, तो अभी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये q है, इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, p बराबर अंडर रूट 3 q यहाँ पर बन गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। तो मिलने यहाँ पर वर्ग करने पर हमने इसका वर्ग किया तो क्या मिलेगा हमें, पी स्क्वायर बराबर इसका क्या हो जाएगा, तो हमें इसका भी स्क्वायर कर देते तो पी स्क्वायर आ जाएगा। और इधर अंडर रूट 3 क्यों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे इस प्रकार से। तो मिलेगा क्या हमें, पी का तो हो जाएगा पी स्क्वायर, और अंडर रूट 3 का कितना होता है 3, और क्यू का क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ये हमने इसको ऐसे लिख लिया है। क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, कि जो यहाँ पर 3 दिख रहा है हमें, इसको हम इधर ही गुणा में कहा जाएगा, भाग में इसको ला सकते हैं। तो इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p बटे अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू स्क्वायर। इसको बराबर मैंने कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ से 3 का भाग पी स्क्वायर में जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, p जो है, यदि p स्क्वायर है, ये 3 से विभाजित है, तो क्या लिख सकते हैं हम, ये p भी जो किससे होगा, 3 से विभाजित होगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास p स्क्वायर है,
तो पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पी गुणा पी लिख सकते हैं, पी गुणा पी। तो यहाँ पर क्या होगा, पी गुणा पी, यानी कि पी का भाग, पी में 3 का भाग भी जाएगा, तो पी भी 3 से विभाजित होगा या है। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे दीजिए आप। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं कि जो हमने पी को विभाजित कर लिया है, ठीक है, अब हम पी की जगह रखते हैं कुछ अलग। तो मैं लिखता हूँ पुनः पुनः माना पुनः माना कि P बराबर, अब देखो ये P बराबर हम क्या है, हमारे पास P भी है Q भी है, तो अब हम P की जगह Q R मान लेते हैं। तो मैंने R माना और आपको इसके आगे संख्या लेनी है, और संख्या कितनी लेनी है वो इम्पोर्टेंट है। अंडर रूट के अंदर जितनी संख्या लिखी है उसी को हम उतना ही गुना हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अंडर रूट के अंदर 3 लिखी है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो यहाँ पर 3R हो जाएगा, इसको मानेंगे हम। तो माना कि P बराबर क्या है, 3R है, ये हमने इसको मान लिया। अब P की जगह जो हम है, P की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तब हम क्या बोल सकते हैं, तब P की जगह हम रखेंगे 3R बराबर, और ये कितना हो गया, अंडर रूट 3Q। हमने इसको ऐसा लिख लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे इधर उधर दोनों तरफ। मैं लिखूंगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर आपने वर्ग किया, स्क्वायर किया इसका, तो क्या मिलेगा आपको, यानी कि 3R इसका स्क्वायर करेंगे और इधर अंडर रूट 3Q इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करते 3 का कितना हो जाएगा, 9R स्क्वायर बराबर, एक चीज़ बताइए सुनिए, अंडर रूट 3 का कितना होता है, 3 हो जाएगा, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर आएगा। क्लियर है। क्योंकि आप जानते होंगे कि अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, 3। तो हमने 3 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 का भाग दिया 9 के अंदर कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। क्लियर है। ये 3 यहाँ पर गुणा में है तो इसको हम भाग में ला सकते हैं इधर Q के में। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे कि R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे कितना, 3। हमने इसको ऐसा लिखा। तो हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि जो 3 है, 3 का भाग Q स्क्वायर में जा रहा है, ठीक है, तो 3 का भाग Q में भी तो जाएगा, स्क्वायर में जा रहा है तो Q में भी जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, Q भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको देंगे हम समीकरण नंबर कौन सा, सेकंड। अब एक चीज बताइए, अब हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या बोल सकते हैं, समीकरण फर्स्ट P भी 3 से विभाजित है, और यहाँ पर हमने दूसरा क्या निकाला, Q भी 3 से विभाजित है, मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप क्या कर सकते हो कि हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोलेंगे हम यहाँ पर P व Q का कम से कम, Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, 3 है। अब ये हमने लिख लिया कि 3, ये जो है वो P के अंदर 3 का भाग भी जा रहा है, Q के अंदर 3 का भाग भी जा रहा है, इसका मतलब कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, यानी कि तीनों दोनों में भाग जा रहा है 3 का, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, सॉरी हमने क्या लिख दिया, अभयनिष्ठ, यह है उभयनिष्ठ,
उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 3 होगा यहाँ पर। क्लियर है? तो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमने माना था P बटा Q जो है वो एक क्या हो गया बताओ, परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या होगी यहाँ पर, है परिमेय संख्या होगी, है ना। अतः हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अतः यह हमारी कल्पना का का विरोधाभास प्रकट करता है कि P व Q सह अभाज्य नहीं है। क्या है हमारी, क्या करता है, विरोधाभास प्रकट करता है कि सहभाज्य नहीं है। और √3 जो है वो एक परिमेय संख्या, ये क्या नहीं होगी, तथा √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, नहीं है तो क्या बोलेंगे, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो इस तरीके जो सारे क्वेश्चन है वो सेम ऐसे कैसे होंगे, देख सकते हो आप कि हमने सबसे पहले देखो क्या किया था, उदाहरण 5 के √3 वाला, यहाँ पर √5 वाला है तो यहाँ 5 रख देना है, बस 5 रखते जाएंगे, सारी जगह 5 5 5 5 होता जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ P बराबर हमने 3R माना था, वहां पर 5R मानेंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। योग अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारे पास 6 है। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको ये जो है दूसरे प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है 5 माइनस √3। इसको सोल्व करते हुए बहुत ही बढ़िया है। हम इसको भी उसी तरीके से करेंगे जिसको हमने यहाँ पहले से किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे उदाहरण नंबर जो है इसकी संख्या, उदाहरण नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 सॉल्यूशन। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसका उल्टा करके मानेंगे, इसको मान लेते हैं कि वैसे हमें पता है एंड्रूड वाली कोई भी संख्या है उसके गुणा में आए, प्लस में आए, माइनस में आए, भाग में आए, तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके मानेंगे, उल्टा लेते चलेंगे भाई इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे हम माना कि 5 माइनस √3, तो 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब यदि परिमेय संख्या हमने मानी है तो अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर अर्थात इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस √3। हम इसको लिख सकते हैं जहां क्या होगा, हम लिखेंगे जहां P व Q पूर्णांक एवं सहअभाज्य है। सहभाज्य होने का मतलब इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सहभाज्य है। एवं Q का जो मान है, Q इज नॉट इक्वल 0। Q का मान यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होगा, 0 हो जाएगा तो अनंत बन जाएगा, इन्फिनिटी बनेगी, इसलिए Q का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से उठाएंगे अपन और इसको थोड़ा सा हम व्यवस्थित करेंगे। जैसे हम पूर्णांकों को अलग कर लेंगे और जो हर एक संख्या बचेगी अंडर वाली, इनको अलग कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर P, देखो ये P बटा क्या जाएगा Q, तो P बटे Q। एक चीज बताइए, ये यहाँ पर किसका है, ये जो 5 है
यहाँ पर आ रखा है भाई, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस वाले को हम इधर रहने दें और √3 को इधर लाएंगे, प्लस का जाते माइनस का जाते किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये प्लस का p/q जो है वो उधर जाते माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हमें ऐसा लिख सकते हैं कि p/√, तो ऐसा कैसा रखा, और इसको चलो मैं एक बार ऐसा कैसा लिख देता हूँ, √3 इसको ऐसा कैसा रखा। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं p/q, तो हम √3 को इधर लाएंगे, माइनस का इधर आते प्लस का हो जाएगा, बराबर ये 5 इधर पहले से था, अभी प्लस का p/q इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, तो हम लिख देंगे माइनस की p/q। तो हमने इसको ऐसे यहाँ तक व्यवस्थित किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लेसे ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लेसे लिया, यहाँ पर लेसे 1 आ गया, और 1 और q का लेसे q होगा, ठीक है। अब q को हम दोनों डायरेक्ट गुणा करने पर आए, तो इसको इधर गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिए, इधर गुणा कर देंगे। तो q गुणा 5, तो यहाँ जाएगा 5q माइनस 1 गुणा p, तो यहाँ पर p हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ क्या जाएगा, √3 हमें मिलेगा। तो हमें फाइनल ये मिला। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये हमें ये मिल रहा है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर है 5q माइनस p/q, ये हमारे पास आया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए एक बार। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 5q माइनस p और q, ये हमारे पास क्या है, पूर्णांक होंगे। तो अब हम यहाँ ऐसा लिखेंगे कि 5, p व q पूर्णांक है, पूर्णांक है और पूर्णांक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए 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 ये जो पूरी संख्या होगी, जो क्या होगी, 5q माइनस p/q, ये सारी की सारी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर परिमेय होगी, परिमेय संख्या होगी। अभी यदि ये परिमेय संख्या है तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर, इसलिए अंडर रूट जो हमारे पास है क्या, √3, √3 भी यदि ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, यहाँ पर परिमेय होगी, ठीक है। तो √3 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में यदि ये परिमेय संख्या हमने सिद्ध कर दी है इसको कि ये परिमेय, तो ये भी परिमेय हो गई। तो लेकिन ये क्या करता है, हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट करता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यह कथन, यह कथन बोल सकते हो या तथ्य बोल सकते हो, यह तथ्य हमारी हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट करता है, विरोधाभास प्रकट करता है कि कि ये कथन है जो हमारी कल्पना क्या करता है, विरोधाभास प्रकट करता है कि √3 है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने क्या है, गलत कल्पना के कारण ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, यदि ये अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ जो जोड़ी होगी वो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए 5 माइनस √3, यानी आप किसी संख्या में से कुछ भी घटाइए, अंडर रूट वाली संख्या में से आप कुछ भी घटाइए तो वो भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए 5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
क्लियर है? प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आई होप बहुत ही छोटा प्रश्न है, इसमें आपको अधिक बड़ा करने की आवश्यकता है नहीं इसमें, क्योंकि ये इतना ही होगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, उदाहरण नंबर 7 सॉरी। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, चाहे संख्या अंडर रूट के साथ कोई संख्या गुणा में हो, भाग में हो, जोड़ में हो, भाग्य में हो, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा। तो उदाहरण नंबर 7 देखिए, तो अब हम इसमें जो है वो मान लेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। हमें पूछा है ये अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको हम मानेंगे, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? ये परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो हम क्या मान सकते हैं? यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, यथार्थ है। यदि ये परिमेय होगी तो परिभाषा होती है परिमेय संख्या की कि इनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या जाएगा? p बटे क्यू बराबर क्या जाएगा? 3√2। जहाँ कुछ चीजें हैं, कुछ शर्तें हैं, वो क्या है? जहाँ p व जो q है, p व q पूर्णांक एवं सह अभाज्य हैं। पूर्णांक एवं सहभाज्य, इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एवं छोटी सी चीज और है, वो है q का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज हमने यहाँ पर लिख ली। तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से इसको हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं इसको। तो पुनर्व्यवस्थित करने पर हमने लिखा यहाँ पर, पुनर्व्यवस्थित करने पर, इसको हमने पुनर्व्यवस्थित करने पर इसको किया तो कैसे आएगा? ये p बटे क्यू है, तो एक चीज बताइए, गुणा में है, कहाँ जाएगा? भाग में। तो अब हम इसको लिख सकते हैं p बटे, ये 3 इधर गुणा होगा तो 3q बराबर क्या हो जाएगा? √3। हमने यहाँ पर इसको लिख लिया, ऐसा लिखा। ठीक है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर जो है p बटा 3 तो यहाँ पर 3 p और q क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि p व q को तो हमने माना था, और 3 क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। तो अब हम इसको ऐसा लिखेंगे, क्या? चूंकि इसको लिख सकते हैं, चूंकि 3, a एवं एवं सॉरी 3, क्या लिख दिया अपने? p एवं क्या हो गया यहाँ पर? q जो है वो पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं। हमने इसको माना था भाई पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? इसलिए a बटा, ये इसको हम p बटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए p बटा क्या? p बटा, ये इसको उतार लेंगे हम, p बटा 3q जो है, एक क्या होगी? यहाँ पर परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर है? तो यदि ये परिमेय संख्या है तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि, इसलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि ये परिमेय संख्या है, यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर, क्योंकि बराबर इधर और इधर, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं। यदि इधर हमने 1 किलो रखा तो इधर भी 1 किलो रखते हैं तराजू के अंदर। यानी कि यदि ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी? परिमेय। तो बोल सकते हैं, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी। क्लियर है इतना? देखिए, अब यदि ये परिमेय संख्या है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यह हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट करता है। ठीक है, हमने कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं यह हमारी कल्पना का
विरोधाभास प्रकट करता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, सॉरी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके साथ जुड़ा या घटा जो भी है गुणा करके है, इसलिए 3√2, इसलिए 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। क्लियर है? आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न। अब देखिए पहला प्रश्न है इसमें, सिद्ध कीजिए कि प्रश्नावली 1.2 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि करना क्या है, कि इसको उल्टा लेके चलेंगे हम। तो एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.2, और इसका हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन। तो इसको हम उल्टा लेके चलेंगे, मान लेंगे इसको। तो मैंने लिखा यहाँ पर माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अर्थात इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q अर्थात P/Q बराबर क्या हो जाएगा, √5 होगा। जहाँ कुछ चीजें हैं, P व Q पूर्णांक एवं सहअभाज्य है, पूर्णांक एवं सहअभाज्य है, वह Q का मान कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा इस स्थिति के अंदर। ठीक है, ये चीजें हमने इसको मान ली है। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, बाहर निकालते हैं यहाँ से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q यहाँ पर भाग में है, कहाँ चला जाएगा, इधर गुणा में हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, P बराबर √5 और गुणा क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों ओर हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल कर सकते हैं कि 5 क्यों यहाँ पर। तो हम बोलेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, अपने स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर मिलेगा कि इधर P, तो P इसके ऊपर स्क्वायर, √5 ये क्यों है, इसका क्या करेंगे, ये स्क्वायर, तो हमें मिल क्या जाएगा यहाँ से, P² बराबर 5, क्योंकि √5 गुना √5 5 होगा, और Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, Q²। अब एक चीज़ बताइए आप यहाँ से, ये यहाँ पर गुणा में, तो क्या मैं इसको इधर भाग में ला सकता हूँ। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे कि P²/5 और बराबर क्या जाएगा यहाँ पर, Q²। हमने इसको ऐसा लिख दिया। क्लियर है? तो अब एक चीज़ बताइए आप यहाँ पर, इसको मैंने ऐसा लिखा, तो आप इसको एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर 5 का जो भाग है वो P² के अंदर लग रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 5 का जो भाग है वो P में भी लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको ऐसा लिखेंगे, चूंकि P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। पाँच से विभाजित होगा। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है?
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ चीज मानेंगे, हमने वैसे पहले क्वेश्चन किया है। अब यहाँ पर जो हमारे पास है ये है, चाहे तो आप इसको समीकरण नंबर ए मान सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस ए के अंदर हम क्या करेंगे, पी की जगह हम कुछ मानेंगे यहाँ पर। तो मैंने लिखा यहाँ पर पुनः माना कि पी बराबर, अब सुनिए ध्यान से, पी बराबर हम क्या मान सकते हैं, आर मानेंगे। और वो कितना गुना लेंगे यहाँ से, कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी है उतना गुना लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या ले लिया, गुना ले लिया। पुनः माना कि पी बराबर 5r रखने पर, आपने इसको रखा यहाँ पर, रखने पर इसको चलो रखिए। तो पी बराबर हम 5r रखेंगे यहाँ पर। तो आप चाहो तो आपकी इच्छा है, आप यहाँ पर भी रख सकते हो, आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हो, ठीक है। कहाँ रखना चाहते हो वहाँ रख सकते हो, उसको क्लियर है। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि जैसे देखा जाए, ठीक है, जैसे देखा जाए तो यहाँ पर हम इसको उसी तरीके से कर लेते हैं। चलो पहले वाले तरीके से हम पी की जगह रखेंगे 5r, पी की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर 5r रखेंगे यहाँ पर। तो हमें क्या मिलेगा, पी की जगह रखिए तो आप 5r, इसका क्या कर देंगे, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, बराबर ये हमारे पास है 5q। तो ये अंडर रूट के अंदर 5q आ गया। क्लियर है। दोनों पक्षों में हमें क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग करने पर तो लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 5r इसका स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5, क्यों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो मिल जाएगा आपको यहाँ पर क्या, यहाँ पर मिलेगा 5 का स्क्वायर 25, आर का क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 का 5 होगा, और क्यू का क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब सुनिए ध्यान से, 5 से हम 25 को यहाँ से काट सकते हैं, बराबर गुणा में है तो ये 5 बार कटेगा। अभी जो 5 है वो गुणा में है, यहाँ भाग में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा बराबर, इधर है क्यू स्क्वायर, ये गुणा में है भाग में आ गया तो यहाँ बटे 5 आ गया। अब यहाँ से हम कुछ लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 5 का जो भाग है वो क्यू स्क्वायर में जा रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि, इसको चूंकि बोलते हैं, चूंकि क्यू स्क्वायर, फिर कोमा लगाएंगे, 5 से विभाजित है, 5 से क्या है ये विभाजित है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। इसको देंगे हम समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब आप समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर देखिए। तो P भी 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि P भी 5 से विभाजित है और Q भी किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, P व Q सहअभाज्य नहीं है। P व Q का कम से कम, P व Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ क्या है यहाँ पर, गुणनखंड है। अब यदि गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी भाग जा रहा है यहाँ पर, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, सॉरी अपन लिखा नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिल गया तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट करता है। अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास
विरोधाभास प्रकट करता है कि P व Q सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य नहीं है तथा अंडर रूट वाली जो संख्या होगी हमारे पास यहाँ, ठीक है, यानी कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे? अपितु एक अपरिमेय संख्या है। अपितु एक क्या है बताओ? अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया, बहुत ही बढ़िया है। उदाहरण में जो समझा सेम वैसे ही हमने 3 की जगह 5 लिखा है बस, और कुछ भी नहीं है प्रश्न के। अगला प्रश्न अपने पास, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन जो है हमने उदाहरण में वैसे कर लिया, तो इसको भी हम उल्टा करके मानेंगे, इसको उल्टा मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन देखिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसमें आपको पहले जो हमने किया है सेम वैसे ही करना, वही तरीका है इसका। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसको मानेंगे हम, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। आपने इसको परिमेय संख्या मान ली भाई, ठीक है। यदि परिमेय संख्या है तो हम इसको बोल सकते हैं अर्थात हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q बराबर इस संख्या को लिखेंगे हम, वो क्या है? 3 + 2√5। ठीक है, जहां कुछ चीजें हमें लिखनी है, जहां P व Q पूर्णांक एवं सहअभाज्य हैं। पूर्णांक एवं सहअभाज्य है। साथ ही साथ वह Q का जो मान है वो कभी भी क्या नहीं होगा? शून्य नहीं होगा। Q का मान यहाँ पर कभी भी शून्य नहीं होगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं। तो इसको यदि मैं पुनर्व्यवस्थित करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? तो मैंने लिखा यहाँ पर पुनर्व्यवस्थित करने पर इसको व्यवस्थित करेंगे। चलो ठीक है, देखिए ध्यान से। एक चीज बताइए आप, P/Q है और इधर प्लस का 3 है और +2√5 है। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट वाली संख्या को अलग कर लेते हैं और बाकी संख्या उनको अलग कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर P/Q है, उसको ऐसा कैसे लिखेंगे? ये प्लस का 3 इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पर लिख दिया -3 इक्वल टू कितना आ गया? 2√5। क्लियर यहाँ तक? अब थोड़ा सा एक और चीज कर सकते हैं कि एक चीज बताइए यहाँ पर, अब हम एक लैसा ले सकते हैं। तो Q और 3 का जो लैसा, सॉरी Q और 1 का लैसा क्या जाएगा? Q आएगा। तो हमने Q लिख लिया है यहाँ पर। एक को इससे गुणा करेंगे तो P माइनस Q को 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 3Q। क्लियर है? बराबर यहाँ जाएगा 2√5, यानी 2√5। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर 2 जो है वो भी गुणा है, तो इसको इधर उधर गुणा कर देते हैं। नीचे आ जाएगा, गुणा में भाग में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? P-3Q बटे 2 इसके साथ गुणा होगा तो 2Q यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। तो अंडर रूट कितना बच गया यहाँ पर? 5। इस प्रकार हमने इसको यहाँ तक लिखा है, इसको पुनर्व्यवस्थित हमने कर लिया है। अब एक चीज बताइए, आप इसको देख पा रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से, हम इसको क्या बोल सकते हैं
की अनुपात में है, पूर्णांक संख्याएं हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास ये संख्या है, ये जो हमारे पास क्या है, ये संख्या है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि P कोमा Q, P कोमा Q 3 व 2, देखो यहाँ पे P भी है, Q भी है, 2 भी है और 3 भी है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अभी यदि ये पूर्णांक है तो इसका जो अनुपात आएगा या गुणा जो भी भाग हो रहा है, ये हमें संख्या दिख रही है, परिमेय संख्या होगी यहाँ पर। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए P माइनस 3 क्यू बटा 2 क्यू एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय है, यदि ये परिमेय है तो इसके बराबर वाली भी क्या होगी, परिमेय होगी। इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यदि ये परिमेय है, ठीक है, इसको हमने मान लिया, तो लेकिन क्या है, √5 एक परिमेय संख्या होती है, हम सब जानते हैं। तो ये हमारे तथ्य का विरोधाभास प्रकट करता है, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट करेगा। तो हम लिख सकते हैं, यह है हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट करता है, ये हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट करता है, कि अंडर जो 5 है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, अपितु क्या है, अपितु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होती है या है, अपरिमेय संख्या है। अब यदि ये अपरिमेय संख्या है, यदि √5 हमने अपरिमेय संख्या लिख दी, तो चाहे इसके साथ गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे प्लस माइनस कुछ भी हो, तो हम लिख सकते हैं, अतः क्या बोल सकते हैं, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, समझ में आया होगा, आई होप। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था, देख सकते हो आप इस प्रकार से। तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से बन गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न अपने पास देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि 1/√2, दूसरा 7/5 और अगला है 6 + √2। ये अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब एक चीज बताइए आप, हमें दे रखा है कि 1/√2, तो इसे हम मानते हैं, इसको मान लेते हैं, चलो माना कि परिमेय संख्या है। तो हमने लिखा यहाँ पर माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यदि परिमेय संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अर्थात
अर्थात P बटा Q बराबर 1/√, कितना जाएगा 2, जहां जहां P व Q पूर्णांक एवं सहअभाज्य हैं। पूर्णांक एवं क्या है, सहअभाज्य है। अब यदि सहअभाज्य साथ ही साथ Q का मान जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 नहीं है। ये चीजें हमने लिख ली यहाँ पर। इसके बाद में हम इसको क्या थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे इसको। तो एक चीज बताइए, ये अंडर रूट 2 भाग में इधर आते किस में हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा, क्लियर है। तो इधर गुणा करेंगे, Q को इधर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे इधर Q इंटू 1, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 2P बराबर Q। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं दोनों तरफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हमने दोनों पक्षों में वर्ग किया, एरो का चिन्ह लगाएंगे। तो अंडर रूट 2P इसका स्क्वायर बराबर Q इसका स्क्वायर, हमने इसको कर दिया। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है तो 2 लिख दिया। P का हो जाता है P स्क्वायर, बराबर है बराबर लगाइए। आगे देखिए Q का हो जाएगा यहाँ पर Q स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ एक चीज बताइए आप कि जो हमारे पास यहाँ हमने लिखा है 2 गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में, क्योंकि हमें विभाजित करना है इसको। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी बटा कितना आ जाएगा 2। हमने इसको ऐसा लिखा है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2 का भाग Q स्क्वायर में जा रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर, अब की बार Q स्क्वायर पहले आगे, कोई दिक्कत नहीं है, Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अब यदि 2 से विभाजित है तो हम इसको बोल सकते हैं इसलिए क्यों भी 2 से विभाजित होगा। इसलिए क्यों भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट देंगे, चलो ठीक है। इतना हमने इसको मान लिया। अब एक चीज बताइए आप, यदि ऐसा हो गया तो हम इसको पुनः मानेंगे। पुनः माना कि हमने भी क्यों को किया, अब हमें पी को करना है, तो हम क्यों की जगह रखेंगे, माना पुनः, तो हम क्यों की जगह अब मान रखेंगे यहाँ पर क्यों बराबर आर रखेंगे, लेकिन कितना रखेंगे, जो कि अंडर रूट में होगा। अंडर रूट के अंदर कितना है, संख्या आपको 2 दिख रही है, तो हम यहाँ पर 2 गुना लेंगे। ऐसे क्यों लेते हैं, ताकि वो कट जाए और हमें अनुपात में या बटे में मिल जाए 2 ही संख्या, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या ली है वही, उसका भाग फिर हम देंगे, तो ऐसे हमें एक और वाक्य मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, पुनः माना कि ऐसा हो गया, रखने पर तो हमने इसको रखा, क्योंकि जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो ऐसा मिल जाएगा यहाँ पर। आप चाहो तो यहाँ पर रख लीजिए, आप चाहो तो यहाँ ऊपर रख सकते हो। तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 2P बराबर, क्योंकि जगह हमें रखना है 2R, ऐसा हमने लिख लिया है। इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो हमने इसमें वर्ग किया, तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2P इसका स्क्वायर करेंगे बराबर 2R, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। एक चीज बताइए, अंडर रूट 2 का 2 होता है, P का P स्क्वायर हो गया, 2 का होगा 4, R का R स्क्वायर, ठीक है। 2 का भाग हम 4 में देंगे 2 बार, तो आप बोल सकते हो कि P स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर, ये इधर गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ऐसे P स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या आ गया, R स्क्वायर। अब यहां से आप कुछ बोल सकते हो, और वो क्या है, चूंकि हम बोल सकते हैं चूंकि
क्यू स्क्वायर जो है, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से क्या है ये विभाजित। अब यदि विभाजित है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए ये जो पी स्क्वायर भी है तो पी भी होगा, तो पी भी 2 से विभाजित होगा। विभाजित होने का मतलब भाग जा रहा है इसमें, ना विभाजित होगा, ये 2 विभाजित होगा, इसको बोलेंगे हम समीकरण नंबर सेकंड। तो अब हम समीकरण फर्स्ट, क्यू भी 2 से विभाजित है और पी भी 2 से विभाजित है, तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि पी व क्यू सहभाज्य नहीं है, उनका एक विनिष्ट गुणनखंड है जो कि कितना है, वो है 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से पी व क्यू सहभाज्य सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है, व पी व क्यू का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। भाई कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 3, सॉरी क्या 3 क्या 2 है, क्योंकि हमने 2 का भाग दिया ना, 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है यहाँ पर, 2 है। अब यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया तो ये सहभाज्य नहीं है, हमने पहले लिख ही लिया है, तो अब हम लिख सकते हैं जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट करता है कि क्या प्रकट करता है कि 1/√2 जो है वो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। या हम ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्ट कि √2 जो है वो परिमेय नहीं होगी, क्योंकि हमारी कल्पना क्या करता है, विरोधाभास प्रकट करता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपितु 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ। क्लियर है प्रश्न, आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, देख सकते हो। इसमें थोड़ा सा अलग किया अपन ने, क्योंकि 1 के नीचे √2 था, तो हमने इसको ऐसे करके लिखा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको बना सकते हैं। इसका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमें 7√5 दे रखा है, इसको भी हम उल्टे तरीके से करेंगे, लेकिन अब ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसमें गुणा और प्लस माइनस वाला आ गया। ठीक है, तो अभी हम इसको मानेंगे, तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आपने इसको मान लिया ऐसा, यदि ऐसा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, अर्थात यदि परिमेय संख्या हो गई तो इसको हम पी व क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, पी बटे क्यू बराबर 7√5। जहां हम कुछ कह सकते हैं कि जहां पी व क्यू पूर्णांक एवं सह अभाज्य है, पूर्णांक एवं क्या है, सह अभाज्य, पूर्णांक एवं सहभाज्य है, व
क्यू का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ऐसा हमें मान लिया अपन ने, ऐसा हम बोल सकते हैं, परिमेय संख्या हमने पढ़ा है। ठीक है, यदि हम इसको थोड़े सही तरीके से लिखा जाए, इसको पुनर्व्यवस्थित किया जाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 7 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं P/7Q और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर √5। हमने इसको ऐसा लिख दिया है। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम ऐसे एक चीज बोल सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर P/Q तो पूर्णांक है, 7 एक संख्या है जो कि पूर्णांक संख्या होगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 कोमा P/Q, 7 कोमा P/Q पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं। यदि पूर्णांक संख्या है तो इनका जोड़ घटाव बाकी गुणा भाग सारा का सारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ये जो हमारे पास संख्या है, कौन सी संख्या, P/7Q, तो P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी यहाँ पर, परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए यदि ये परिमेय है, यदि ये परिमेय हो गई तो क्या कहेंगे, ये भी परिमेय होगी। इसलिए हम बोल सकते हैं √5 भी एक परिमेय संख्या है, भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। भी एक क्या है यहाँ पर, परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब यदि ऐसा हो रहा है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये परिमेय है, लेकिन ये हमारी कल्पना का विरोधाभास कर प्रकट करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लिखेंगे यह हमारी कल्पना का, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट करता है कि √5 है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अब यदि अपरिमेय √5 अपरिमेय होगी तो चाहे आप इसके साथ गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, इसमें कोई भी गणितीय संक्रिया करो, सारी की सारी अपरिमेय होगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। आई होप ये प्रश्न समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास जो प्रश्न है वो ये था कि 6+√2, 6+√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या, इसको भी हम मानेंगे। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो गई। इसको मानेंगे हम, माना कि, तो यहाँ लिखेंगे माना कि जो हमने संख्या मानी है उसको परिमेय संख्या मानेंगे कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, इसको हमने ऐसा माना। अब यदि ऐसा मान सकते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P/Q जो है, P/Q बराबर क्या लिख सकते हैं, 6+√2 लिखेंगे। क्लियर है, 6 प्लस क्या लिखेंगे, √2, जहां हम कह सकते हैं, जहां
पी व क्यू, जहाँ पी व क्यू सह अभाज्य यानी कि पूर्णांक एवं सह अभाज्य हैं। पूर्णांक एवं सहभाज्य है, वह क्यू का मान जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर है, ये हमने मान लिया। अब यदि इसको हम पुनर्व्यवस्थित करें तो मैं लिख सकता हूँ पर पुनर्व्यवस्थित करने पर, तो या लिख लो या मत लिखो, चलो एक काम करते हैं, पी बटा क्यू को हम ऐसे लिख देते हैं, पी अपॉन क्यू, और ये प्लस का 6 इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, तो -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। अब एक चीज बताइए, ये परिमेय संख्या, इसमें से हमने 6 घटा दी, परिमेय संख्या में से यदि परिमेय संख्या घटा दी तो भी परिमेय संख्या बचती है यहाँ पर। तो हमारे पास जो यहाँ पर ये बचा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमें लिखेंगे, चूंकि 6, पी व क्यू पूर्णांक है, हमने इसको ऐसा लिख लिया। यदि ये पूर्णांक है तो इससे बनने वाली जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, P अपॉन क्यू -6 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब यदि ये परिमेय है, बराबर के इधर परिमेय, तो उधर भी परिमेय होनी चाहिए, तभी बराबर हो सकता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर है। अब यदि ये परिमेय संख्या बन रही है यहाँ पर इस प्रकार से, तो लेकिन अंडर आप 2 जानते हो ये एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हम लिखेंगे यह हमारी कल्पना का विरोधाभास, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट करता है कि, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट करता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अपितु परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि हम ऐसे कह सकते हैं, बल्कि √5, या सॉरी हमने क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, √2 है क्या, ठीक है, √2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, √2, यहाँ पर भी √2 गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, √2, बल्कि √2 जो है वो क्या होगी, यहाँ पर परिमेय संख्या होगी, सही है क्या। तो √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए क्या कहेंगे, इसके साथ गुणा भाग जो भी आए वो संख्या भी क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अपना जो है प्रश्न कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बना सकते हो इसको, बाद में आप रफ कॉपी के अंदर या साथ के साथ ही बना लो। आप यदि वीडियो देखते हो तो रफ कॉपी साथ में रखा करो, रफ कॉपी और पेन साथ के साथ नोट करते रहे और लिखते रहे। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियोज़ के अंदर तो आप कमेंट करना कि आपको कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है, ठीक है, कौन सी विषय में अभी आपको कोई दिक्कत है, कोई सा भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन उसमें लिख सकते हैं।